साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, शिमला हिमाचल प्रदेश से। साथियों आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है थायराइड संबंधी विकार और आयुर्वेद। तो साथियों मैं इस विषय को दो भागों में, दो पार्ट में मैं इस विषय को ले रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि थायराइड जो है, थायराइड संबंधी विकार क्या है और ये क्यों पैदा होते हैं। तो आज की जो जीवन शैली है, असंयमित जीवन शैली के कारण जो रोग पैदा हो रहे हैं उनमें थायराइड का प्रमुख स्थान है। हम इसे कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में द्रौपदी के चीर की भांति थायराइड के रोगी दिन प्रतिदिन दिन दूने और रात चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। तो आयुर्वेद में थायराइड ग्रंथि को चुल्लिका ग्रंथि नाम से कहा गया है और ये ग्रंथि अनेक प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाओं का निष्पादन करती है। इसमें अनेक हार्मोन्स इसमें निकलते हैं। अब जब यही हार्मोन्स कम पैदा होने लग जाते हैं तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और यदि हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को हाइपरथायराइडिज्म नाम से कहा जाता है। अब हमें इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि थायराइड जो है, ये ग्रंथि जो होती है ना, गले के स्वर यंत्र के ठीक नीचे श्वास प्रणाली के दाहिनी और बाईं और दोनों तरफ तितली के पंख के समान फैली हुई रहती है। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में हम ये देखेंगे कि मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि जैसे हम चाय बनाते हैं, गैस पर हम चाय बनाते हैं तो उसमें पानी रखते हैं पतीले में। जब पानी को हम रखते हैं और यदि गैस को सिम कर दिया जाए तो होगा क्या, पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। हम कहेंगे बीरबल की खिचड़ी की तरह पक रही है। तो वो धीमी गति से पकने का मतलब है ऐसा ही यदि हमारे शरीर में लागू होता है। शरीर में यदि अग्नि हम कम रखते हैं, हमारी अग्नि यदि मंद पड़ गई है किसी कारण से, तो हमारे इस धातुओं का पाचन सही ढंग से नहीं होता है और इसके कारण ये रोग, हमें इसको कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। मैं आगे इसके लक्षण भी बताऊंगा। इसी प्रकार से जो हाइपरथायराइडिज्म है उसको कह सकते हैं पतीले को रखने के बाद गैस पर और गैस को फुला कर देना, बहुत तेज कर देना, तो बहुत जल्दी पक जाएगी। तो उसमें इसको कह सकते हैं हमारे शरीर में जब अग्नियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो जो भी लकड़ पत्थर सब हजम हो जाता है। इसको हम आयुर्वेद में भस्मक रोग भी कहते हैं। भस्म तो ये भस्मक नहीं है लेकिन ऐसा एक लक्षण आता है, तो इसको हम कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें अग्नियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो धातुओं का पाचन होने लग जाता है, व्यक्ति बहुत दुबला हो जाता है और बहुत सारे लक्षण आते हैं। वो मैं आगे उन लक्षणों की चर्चा करता हूँ। साथियों अन्य चिकित्सा पद्धतियों में इन रोगों का इलाज करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मर्ज बढ़ता ही गया जू दवा की। तो हमारे यहाँ क्या है कि आयुर्वेद के बारे में हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि धर्म रहे अरु धन बचे, रोग समूल न साए, एते लाभ उठाइए देशी औषधि खाए। देशी औषधि खानी चाहिए हमें। क्या फायदा होता है, एक तो धर्म रहता है, हमारा धर्म की रक्षा होती है, दूसरा धन बचता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और रोग समूल नशाए, रोग जड़ से नष्ट हो जाता है। एते लाभ उठाइए देशी औषधि खाए। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, प्रसंग है कि जो व्यक्ति जिस देश का, जहाँ उसका जन्म होता है, वहीं की औषधियाँ उसको लगती हैं, उसके शरीर के लिए हितकारी होती हैं। इसको आयुर्वेद में कहा है कि यस्य देशस्य यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। जो व्यक्ति जहाँ पैदा हुआ है, या मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है लेकिन वो भारत में, उसका जन्म राजस्थान में हुआ है और वो बीमार होता है अमेरिका में, तो उसको राजस्थान में बनी हुई, राजस्थान में पैदा हुई औषधियाँ सबसे ज़्यादा गुणकारी सिद्ध होंगी, अमृत तुल्य उसको लाभ मिलेगा। ऐसा आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखा है। अब हम कहते हैं कि थायराइड रोग क्यों पैदा होता है, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो इसको अनेक कारण बताएं कि एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण इसका कारण होता है, दूसरा क्या है वंशानुगत कारण भी हो सकता है, तीसरा शरीर में और कोई हार्मोन जैसे पिट्यूटरी के हार्मोन असंतुलित हो गए हैं, चौथा किसी ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पांचवा रेडिएशन, कैंसर के रोगियों को रेडिएशन देते हैं वो भी कारण हो सकते हैं, और किसी प्रकार की और कोई दवा, बीपी शुगर की दवा खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इस तरह से हम ये कहते हैं आहार में कम मात्रा में आयोडीन की मात्रा भी इसका एक कारण होता है, जिसे ग्वाइटर या घेंगा रोग भी हम कहते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता, उसके जो लक्षण है मैं आपको लक्षणों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो TSH बढ़ जाता है, रोगी का वजन बढ़ने लग जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है, रोगी कहता है कि हमें बहुत थकान है, बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस करता है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उसे दिक्कत महसूस होने लगती है, मांसपेशियों पर सूजन और खिंचाव महसूस करता है, पैरों में सूजन और ऐंठन रहने लगती है ऐसे रोगी को, और उसकी याददाश्त कम पड़ जाती है और मानसिक रूप से थोड़ी मंदता आ जाती है, स्लो हो जाता है वो हर काम में, दिमागी काम में उसको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है, आंखों के नीचे चर्बी और पानी इकट्ठा होने लगता है जिससे आंखें थोड़ी सूजी हुई महज प्रतीत होती हैं, हृदय की गति कम पड़ जाती है और कब्ज रहने लगता है। इस प्रकार से चमड़ी जो है रुक्खी होने लगती है। महिलाएं आती है विशेष रूप से शिकायतें करने। देखिए महिलाओं को पुरुषों की बजाय हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा देखने में आ रहा है।
ऐसा हम देखते हैं व्यवहार में। और चमड़ी जो है मोटी हो जाती है, बाल बेजान और रूखे होकर झड़ने लगते हैं, बालों की कमी दिखाई देने लगती है, बाल जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं, नाखून मोटे होने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और महिलाओं में माहवारी अनियमित हो जाती है और हैवी ब्लीडिंग की शिकायतें मिलती हैं। जबकि कुछ वृद्ध महिलाएं, वो गर्म कमरे में भी उनको ठंड महसूस होती है, सर्दी सहन नहीं कर पाती हैं और शरीर का तापमान कम रहने लगता है, रक्त की कमी आती है, यौन क्षमता में गिरावट आती है, आवाज़ मोटी हो जाती है तथा व्यक्ति की बोलने की गति भी मंद पड़ जाती है, पसीना कम आता है और नाखून टूटने लगते हैं। तो साथियों, ये बात हमने की, ये हमारा था हाइपोथायराइडिज्म। अब मैं आहार की बात करूं। सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं ये वीडियो में 2 भागों में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आहार, हमने जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें क्या सेवन करना है, सबसे पहले वो बात करें। सेवन जो करना है हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को, उनको सेवन करना चाहिए प्याज, कचनार की कली, उसकी सब्जी खानी चाहिए, जिस मौसम में आती है उस समय सेवन अवश्य करना चाहिए। यदि 15 दिन भी आपको मिलती है तो आप नियमित रूप से सेवन कर लें। काला नमक, फलों के साथ तो काला नमक, और सेंधा नमक आटे के साथ, और मूली, ब्राह्मी, कमल ककड़ी, कमलनाल, ताज़ा फल, मौसम के अनुसार जो फल पैदा होते हैं, जैसे आजकल यदि जामुन आ रहे थे, जामुन का सेवन करें। सिंघाड़ा, हरी सब्जियां, तुलसी, धनिया, पपीता, हल्दी, फूल मखाने, अनार, सेब, मौसमी, आंवला, जामुन, पाइनएप्पल, करेला, टमाटर, पालक, मटर, टिंडा, परवल और पनीर, दूध, दही, लस्सी, हल्दी, पालक और गाजर और आंवला और नींबू, ये सब चीज़ें लाभकारी बताइए कि भाई ऐसे रोगियों को सेवन करनी चाहिए। हमारे आयुर्वेद में भी कहा है कि रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ, दूध पिए, फिर रात को रोग ना आवे पास। तो हमें ये कहा कि हमें नियमित रूप से दूध का भी सेवन करना चाहिए ऐसे लोगों को, और बीमारी नहीं आती। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि क्या चीज़ें सेवन नहीं करनी चाहिए, इनको ध्यान रखना है कि जैसे पत्ता गोभी, बंद गोभी, चुकंदर, आप ब्रोकली, शलगम, केला, काजू, सुपारी, सरसों का साग और मूंगफली और बेकरी वाली चीज़ें ये सेवन नहीं करनी चाहिए हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ितों को। और थायराइड के ऐसे रोगी जो मोटापे से पीड़ित है, उन्हें भूल कर भी चाय, चावल, चीनी, मैदा से बनी हुई चीज़ें, गुड़, दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, अंडा, मांस, मक्की की रोटी, मैदा से बने हुए खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, बिस्कुट्स, हॉट डॉग, बर्गर, मोमोज और घी, पूरी, पराठे, तले हुए भुने खाद्य पदार्थ, आलू एवं आलू से बने हुए आहार द्रव्य जैसे चिप्स इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे रोगियों को कार्बोहाइड्रेट्स के सेवन से बचना चाहिए। प्रोसेस्ड एवं पैक्ड फूड इसके सेवन से भी निश्चित ही बचना चाहिए, तभी उनका वजन घटेगा। और इसके अलावा पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जो है ना, हॉट डॉग और आपके मोमोज, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं सेवन करनी चाहिए। उन्हें चाय के स्थान पर भी लेमन हनी वाटर का सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से भी वजन नियंत्रित रहता है। और आयुर्वेद के अनुसार जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उन लोगों को ब्राह्मी, गुग्गल, मघ, पीपल, काली मिर्च, त्रिफला, दाख, मुनक्का, दशमूल आदि का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सब हार्मोनल असंतुलन को दूर करते हैं। हार्मोन के असंतुलन है ना, वो सब इनसे दूर होता है, तो इनको आप याद रख लीजिए, इनका सेवन करें। तो अब जो है अगला विषय मैं बताना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें जो है थायराइड के रोगियों को खाना जो है बहुत नियंत्रित मात्रा में खाना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि खूब चबाएं और सेहत पाएं, खाना खूब चबाकर खाएं। ये मैं विशेष बात पर ध्यान देना चाहूँगा कि कम खाना और खूब चबाना, यही है तंदुरुस्ती का खजाना। शास्त्रों में भी लिखा है, चाणक्य नीति कहती है कि शुकवत भाषणम कुर्यात, अजवत चर्वणम कुर्यात, बकरी की तरह खूब चबाकर खाना चाहिए। खाने को खूब चबाइए। छोटी सी बात है दिखने में, लेकिन बहुत चमत्कारिक परिणाम आते हैं, आप करके देख लीजिए। फ्रांस के सुप्रसिद्ध चिकित्सक जेपी पल्स, उन्होंने 15 दिनों तक भोजन को चबा चबा कर खाने का एक प्रयोग किया। 15 दिनों बाद जो परिणाम आए मैं आपको बता देता हूँ। निवेदन कर रहा हूँ कि लोगों का मूड नियंत्रित होने लगा, जरा सी बात पर उत्तेजित होने की शिकायत लगभग समाप्त हो गई, डिप्रेशन के लक्षणों में कमी आई, तनाव कम हुआ और नींद नहीं आने की शिकायतें दूर हो गई और 90% लोग प्रसन्न और शांत दिखाई देने लगे। कितना साधारण प्रयोग और अद्भुत परिणाम है। इसी प्रकार से हमें ब्रेन सिग्नल के हिसाब से खाना खाना चाहिए। होता क्या है कि आमतौर पर भूख लगने पर सबसे पहले दिमाग काम करता है, दिमाग सिग्नल देता है कि भूख लगी है और इंसान रोटी खाना शुरू करता है, लेकिन रोटी खाते वक्त ही इंसान ब्रेन सिग्नल को सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। ब्रेन एक सिग्नल देता है, खाने का सामने आते ही लोग ब्रेन सिग्नल को भूलकर ओवर ईटिंग कर जाते हैं। खाना खाना सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप अपने शरीर की ज़रूरत से 2 से 8 गुना ज़्यादा खा रहे होते हैं और खाना खाते समय हम ब्रेन सिग्नल की अनदेखी कर रहे हैं। ब्रेन सिग्नल की इसी अनदेखी का सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दिल को उठाना पड़ रहा है। और अभी हाल में एक अनुसंधान हुआ, उसमें अगर हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में 1 रोटी भी खाएं तो वह हमारी बॉडी के लिए काफ़ी है। अर्थात जीने के लिए खाना है,
खाने के लिए नहीं जीना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे एक रोटी को खाने के लिए 20 मिनट का वक्त देना जरूरी है। और थायराइड के रोगियों को, हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को तो अनिवार्य रूप से ऐसा करना चाहिए। इस एक रोटी के बाद हमें दूसरी रोटी की भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि एक रोटी इस अवधि में हमारी भूख को पूरा कर चुकी होगी। धीमे चबा चबा कर खाइए, ठीक है। और आयुर्वेद यही कहता है, हीन मात्रम असंतोषम करोति बलक्षयम, आलस्य गौरवाटोप साधांश्य कुरुते अधिकम। अधिक मात्रा में खाने से क्या होता है, आलस्य आता है, शरीर में भारीपन आता है, अफारा पैदा होता है, और साध कहते हैं एक प्रकार से डिप्रेशन, सुस्ती, ये सब लक्षण पैदा होते हैं। और अब इससे क्या लाभ होता है, एक साधारण सा प्रयोग है, खाने को खूब चबाकर खाने से एक तो हार्ट अटैक का खतरा खत्म, करके देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतें दूर, ये भी हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को ये लक्षण मिलता है। शुगर का लेवल नियंत्रित हो जाएगा, करके देख लो। मैं बोल रहा हूँ वो प्रामाणिक बातें हैं, आप करके देख लीजिए। पथरी नहीं बनेगी, गॉलब्लैडर की पथरी नहीं बनती खूब चबाकर खाने से। और लीवर संबंधी विकार जैसे फैटी लिवर से बचाव होता है, किडनी के अनेक रोगों से बचाव होता है, और अनेक प्रकार के कैंसर से बचाव होता है। त्वचा भी चमकदार बन जाती है। और इस प्रकार से आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। साथियों, इस विषय पर और जानकारी मैं पार्ट 2 में देने वाला हूँ, आप कुछ इंतजार कीजिए। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। और साथियों, फिर अगली बार किसी नए विषय के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।